साथियों नमस्कार। युवोदय अकादमी जगदलपुर से मैं संजीव विश्वास आपको आज की जो क्लास है आंतरिक प्रतिरोध यानी सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है उस पर हम चर्चा करेंगे। व्हाट इज़ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल एंड हाउ डज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल डिपेंड अपॉन वेरियस फैक्टर्स। मतलब जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है, उस टॉपिक पर हम बात करेंगे कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो चलिए आप लोगों को मैं ले चलता हूँ। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक सेल। तो यहाँ पर जो सेल था आप देखेंगे यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड है, राइट साइड में एक इलेक्ट्रोड है, धनात्मक इलेक्ट्रोड है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड इधर है, एक इलेक्ट्रोड इधर है और ये जो केमिकल है। तो एक इलेक्ट्रोड धनात्मक होता है जिसे एनोड कहते हैं और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होते हैं उसे कैथोड कहते हैं और जो केमिकल होता है उसको इलेक्ट्रोलाइट यानी विद्युत अपघट्ट कहते हैं। ठीक, चलिए आगे आप लोगों को मैं ले चलता हूँ। वास्तव में ये इलेक्ट्रिक जो सेल है वो आखिर इलेक्ट्रिक सेल होता क्या है और इलेक्ट्रिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, इस पर हम बात करेंगे। तो वह युक्ति सेल यह युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा अपने को मिलता है, यानी रासायनिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, या वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करती है, उस युक्ति को हम विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। A device which converts chemical energy into electrical energy is called chemical cell। ठीक, चलिए अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दो इलेक्ट्रोड है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है ना, अनदर क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसको हम कहते हैं एनोड और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उसे हम कहते हैं कैथोड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो मेन टॉपिक है, देखिए यहाँ पर कि सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट है, एक कैथोड है, एक एनोड है और बाह्य परिपथ में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ये किस प्रकार होती है। तो सेल के अंदर दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच उपस्थित विद्युत अपघट्ट विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है उसे उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं और इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। अगर जो सर्किट है उस सर्किट में जो प्रतिरोध हम लगाएंगे उसको हम कहते हैं बाह्य प्रतिरोध, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो हम इस प्रकार बता सकते हैं, इस प्रकार बोल सकते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट इनसाइड अ सेल in the flow of current is called internal resistance of cell। यानी the resistance offered by electrolyte, यहाँ पर जो भी रेजिस्टेंस है वो इलेक्ट्रोलाइट यानी केमिकल के कारण जो भी अवरोध उत्पन्न होता है, जो भी रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं एक साइड में कॉपर का इलेक्ट्रोड है, एक साइड में जिंक का इलेक्ट्रोड है और जो केमिकल है सोडियम क्लोराइड जो सॉल्यूशन है वो क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट। और वहाँ पे ऊपर में एक बल्ब है, जो बल्ब को जब हम बाह्य परिपथ में जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। चलिए अब इस सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है हमने अभी देखा। अब सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करती है या किन किन बातों पर निर्भर करती है उसको हम डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है हम बात कर सकते हैं कि निम्नलिखित कारक पर निर्भर करता है। सबसे पहले सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर, यानी डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। कैसे, तो यह दूरी के समानुपाती होता है, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती। सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स is increases, internal resistance of the cell also increases।
यानी जब हम इलेक्ट्रोड के बीच के दूरी को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। ठीक है, तो ये जो है दूरी के समानुपाती होता है। अब आते हैं विद्युत अपघट्ट के घोल में इलेक्ट्रोड के डूबे हुए भागों के क्षेत्रफल पर। द एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स डिप्ड इनटू द इलेक्ट्रोलाइट, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो केमिकल है, उस केमिकल के अंदर जो डूबे हुए भाग हैं उस क्षेत्रफल के समानुपात व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, है ना। मतलब आप बोल सकते हैं द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉमन एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स इमर्ज्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट। मतलब यदि ज़्यादा क्षेत्रफल वहाँ पर होगी तो क्षेत्रफल ज़्यादा होने से क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली दूरी थोड़ा सा कम हो जाएगी, यानी वहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब भी क्षेत्रफल बढ़ेगी वहाँ पर याद रखिए कि इंटरनल जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ताप बढ़ाने अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है सांद्रता पर। तो विद्युत अपघट्ट की प्रकृति या सांद्रता पर, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सो द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यानी जैसे जैसे हम जो विद्युत अपघट्ट है, जो घोल है, उस घोल की सांद्रता को हम बढ़ाते हैं, तो जैसे ही उसके सांद्रता को बढ़ाएंगे, मतलब उसके डेंसिटी को बढ़ाएंगे, तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। जिस प्रकार हम लोग को अगर भीड़ भाड़ जो इलाका है वहाँ पर अपना साइकिल या गाड़ी चलाने में अपने को तकलीफ़ होती है, अपने को अवरोध महसूस होती है, ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन प्रवाह के मार्ग में रुकावट जो है उसकी सांद्रता के कारण होती है। तो सांद्रता बढ़ाने पर when the concentration of the electrolyte is increases, then internal resistance also increases. अगला पॉइंट है सेल के ताप पर, टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। सेल लिखा है, आप लिख सकते हैं विद्युत अपघट्ट के ताप पर। ठीक है, वन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट द विस्कोसिटी डिक्रीजेस एंड हेंस द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल डिक्रीजेस। तो आप बोल सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध घटता है। तो इस प्रकार जो है हम बोल सकते हैं कि किस प्रकार जो है सेल का आंतरिक प्रतिरोध विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। तो पुनः एक बार देख ले किस किस पर निर्भर करती है, क्या क्या टॉपिक है, उस पर एक बार 4 जो पॉइंट है उसको हम देख ले। चारों पॉइंट को आपको याद कर लेना है। पहला, सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर। दूसरा, इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल पर। तीसरा, विद्युत अपघट्ट की प्रकृति और सांद्रता पर। और चौथा, विद्युत अपघट्ट के ताप पर। तो इस प्रकार जो है ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।